एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्कॉलर सेंटर पर। आज हम लोग राजनीतिक विज्ञान के पहले अध्याय संविधान क्यों और कैसे को पढ़ रहे थे। एक एपिसोड हो चुका है, आज उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा कि संविधान क्या होता है, संविधान का क्या काम है। साथ ही साथ ये चीज देखा कि संविधान जनता की जो आकांक्षाएं होती हैं उनके बीच तालमेल बैठाता है और भिन्न भिन्न संप्रदाय के बीच, भिन्न भिन्न जातियों के बीच, भिन्न भिन्न व्यक्तियों के बीच, तमाम विचारधाराओं के बीच एक समन्वय स्थापित करने का काम संविधान कुछ नियम के द्वारा करता है। उन नियमों को बनाने की शक्ति संविधान कुछ विशेष लोगों को देता है। जैसे राजतंत्र में नियम और कानून बनाने का काम राजा करते हैं। हमने सोवियत संघ का भी उदाहरण पढ़ा, जहां पर कानून बनाने का काम वन पार्टी सिस्टम, एक पार्टी करती है। और लोकतांत्रिक देशों में जहां जनता का शासन होता है, चूंकि जनता डायरेक्ट संविधान कानून नहीं बना सकती, इसलिए हम निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा कानून बनाने का काम करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि जब एक कानून बन जाता है तो कानून बनाने वाले जो लोग होते हैं, कहीं हम उन्हें इतना पावर ना दे दें कि वो निरंकुश हो जाएं और मनचाहा कानून बनाने लगे, जिससे समाज में विद्रोह की भावना पैदा हो जाए। इसीलिए सरकार की सीमाएं तय की जाती हैं, जो भारतीय संविधान या दूसरे संविधानों में हम देखते हैं कि मौलिक अधिकारों के रूप में प्रावधान किए जाते हैं, जिसको किसी भी तरीके से खत्म नहीं किया जा सकता, सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल या विशेष परिस्थितियों में। इसके बाद हमने पढ़ा कि जब सिर्फ सीमाएं ही तय करना संविधान का काम नहीं है, बल्कि राष्ट्र की जो आकांक्षाएं होती हैं उनको भी, और साथ ही साथ राष्ट्र की आकांक्षाएं व विकास के लिए काम करना भी संविधान में कुछ ना कुछ नियम तय किए जाते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में इसको हम जानते हैं। एक दो उदाहरण देखा है कि जैसे दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण, जहां सरकार पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने, अन्यायपूर्ण भेदभाव से व्यक्तियों और समूहों को बचाने का प्रयास करने के लिए कदम उठाने का अधिकार देता है। वहीं इंडोनेशिया देश में सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वह राष्ट्रीय शिक्षा को बनाए और उसका संचालन करे। इंडोनेशिया का संविधान यह भी सुनिश्चित करता है कि सरकार गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल करेगी। इतना सब पढ़ने के बाद आज हम राष्ट्र की बुनियादी पहचान को देखेंगे कि आखिर राष्ट्र क्या होता है। आखिर और शायद सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है। इसका अर्थ यह है कि संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। इस सामूहिक पहचान को बनाने के लिए हमें इस संबंध में कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत होना पड़ता है कि हम पर शासन कैसे होगा, शासितों में कौन कौन से लोग होंगे। संविधान बनने के पहले हमारी अन्य अनेक प्रकार की पहचानें या अस्मिताएं होती हैं, लेकिन कुछ बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर हम एक अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं। दूसरा, संविधान नियम हमें एक ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करते हैं जिसके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्य, स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। संविधान
आधिकारिक बंधन लगाकर यह तय कर देता है कि कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं। अतः संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देता है। तीसरा और अंतिम, अब शायद यह संभव हो सका है कि अनेक बुनियादी राजनीतिक और नैतिक नियम विश्व के सभी प्रकार के संविधानों में स्वीकार किए गए हैं। अगर हम दुनिया भर के संविधानों को देखें तो हमें सरकारों के अलग अलग स्वरूप और विविध प्रकार की प्रक्रियाएं दिखाई देंगी, लेकिन उनमें काफी कुछ साझा भी है। अधिकतर संविधान कुछ मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते हैं और ऐसी सरकार बनाते हैं जो किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक होती हैं, लेकिन अपनी पहचान की अवधारणा को अंगीकार करने में वह एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ज्यादातर राष्ट्र विभिन्न जटिल ऐतिहासिक परंपराओं के सम्मिलन से बनते हैं। वे उस राष्ट्र में रहने वाले विभिन्न समूहों को कई तरीकों से आपस में मिला लेते हैं। जैसे जर्मनी का निर्माण जर्मन नस्ल के आधार पर हुआ। संविधान इस पहचान की अभिव्यक्ति भी वहां देता है, लेकिन भारतीय संविधान में जातिता और नस्ल को नागरिकता के अधिकार के रूप में मान्यता नहीं देता। तमाम राष्ट्रों में देश की केंद्रीय सरकारें और विभिन्न क्षेत्रों के बीच के संबंधों को लेकर भिन्न भिन्न अवधारणाएं होती हैं। यह संबंध उस देश की राष्ट्रीय पहचान बन जाती है। अब चलते हैं संविधान की सत्ता। संविधान की सत्ता में हमको यह अध्ययन करना है कि संविधान क्या है, संविधान कितना प्रभावी है, क्या संविधान न्यायपूर्ण है। अधिकतर देशों में संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है, ये सब जानते हैं, जिसे भारत में एक लिखित दस्तावेज है। लेकिन हर एक देश में लिखित हो ऐसा प्रोविजन नहीं है। जैसे इंग्लैंड, अभी हम देखेंगे इस पैराग्राफ में, राज्य के बारे में कई प्रावधान होते हैं। ये प्रावधान बताते हैं कि राज्य का गठन कैसे होगा, वह किन सिद्धांतों का पालन करेगा। यह लिखित दस्तावेज ही बताता है। जब हम किसी देश के संविधान की बात करते हैं तो समान रूप से हम उसी दस्तावेज का जिक्र कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ देश जैसे इंग्लैंड के पास कोई दस्तावेज नहीं है जिसे संविधान कहा जा सके, बल्कि उनके पास दस्तावेजों और निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला है जिसे सामूहिक रूप से संविधान कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि संविधान वह दस्तावेज या दस्तावेजों का पुंज है जो उन कार्यों को करने का प्रयास करता है जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। लेकिन विश्व में अनेक संविधान केवल कागज पर होते हैं, वे केवल थोड़े शब्द होते हैं और कुछ नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि कोई कितना संविधान प्रभावी है, उसे कौन सी बात प्रभावी बनाती है, कौन सी बात यह सुनिश्चित करती है कि लोगों के जीवन पर वास्तव में उसका प्रभाव पड़ा। संविधान का प्रभावी होना अनेक कारणों पर निर्भर है। हमने इस चीज को देखा कि संविधान एक लिखित दस्तावेज हो सकता है या दस्तावेजों का एक पुंज हो सकता है। जरूरी नहीं है कि संविधान केवल क्या कहते हैं कागजों पर हो, बल्कि संविधान की ओरिजिनलिटी उसके प्रभावी होने से होता है। और प्रभावी तभी हो सकता है तब ये पता लगाया जा सके कि संविधान को बनाया किन लोगों ने है और उसके कारण क्या थे। उन लोगों को ये भी महत्वपूर्ण होता है। कोई भी संविधान कैसे अस्तित्व में आता है, किसने संविधान बनाया, उनके पास इसे बनाने की कितनी शक्ति थी। अनेक देशों में संविधान इसलिए निष्प्रभावी होते हैं क्योंकि वे सैनिक शासकों जैसे अलोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाए जाते हैं, जिनके पास लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होते। विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान भारत, साउथ अफ्रीका और अमेरिका के हैं। ये ऐसे संविधानों के उदाहरण हैं जिन्हें एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया। यद्यपि भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से संविधान सभा ने 9 दिसंबर 1946 और 26 नवंबर 1949 के मध्य बनाया गया। ऐसा करने से उसने राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे इतिहास से काफी प्रेरणा ली। राष्ट्रीय आंदोलन में समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की विलक्षण क्षमता थी। संविधान को भारी वैधता मिली क्योंकि उसे ऐसे लोगों ने बनाया जिनमें समाज का अटूट विश्वास था, जिनके पास समाज के विभिन्न वर्गों से
सीधा संवाद करने, उनका सम्मान प्राप्त करने की क्षमता थी। संविधान निर्माता लोगों को यह समझाने में सफल रहे कि संविधान उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का कोई साधन नहीं है। यही कारण है कि संविधान को भारी वैधता मिली। संविधान का अंतिम प्रारूप उस समय की व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति को व्यक्त करता है। यानी भारतीय संविधान बनाने के जो पीछे जो लोग थे वो राष्ट्रीय आंदोलन में सबको साथ लेकर चलने वाले लोग थे, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया। कुछ देशों ने अपने संविधान पर पूर्ण जनमत संग्रह कराया, जिसमें सभी लोग अपनाए जा रहे संविधान के पक्ष या विपक्ष में राय देते हैं। भारतीय संविधान पर ऐसा कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ, लेकिन इसे लोगों की ओर से प्रबल शक्ति प्राप्त थी, क्योंकि यह बहुत ही लोकप्रिय नेताओं की सहमति और समर्थन पर आधारित था और लोगों ने उसके प्रावधानों पर अमल करके उसे अपना लिया। अतः संविधान बनने वालों का प्रभाव भी एक हद तक संविधान की सफलता की सुनिश्चित करता है। यानी संविधान जो बनाने वाले थे उनका क्या प्रभाव रहा, यह भी तय करता है संविधान की सफलता पर। अब आते हैं संविधान के मौलिक प्रावधान। एक सफल संविधान की विशेषता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों को आदर करने का कोई कारण अवश्य देता है। यानी एक संविधान तभी सफल हो सकता है जब वह जनता को विश्वास दिला सके कि संविधान उसके लिए है और जनता, देश की जनता, प्रत्येक जनता यह उस संविधान का आदर कर सके, तभी संविधान सफल हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने लगे अत्याचार करने लगे तो वे संविधान को मानने पर उनके पास कोई ठोस कारण नहीं होगा, या तो कुछ लोगों को ज़्यादा सुविधाएं देने लगे या और कुछ लोगों को कम सुविधाएं देने लगे, तब भी कोई भी लोगों के अंदर संविधान के प्रति आदर नहीं रह जाएगा। यदि कोई समूह की पहचान को दबाया जा रहा है, उसके पास कोई संविधान मानने कोई कारण नहीं। कोई भी संविधान खुद से न्याय के आदर्श स्वरूप की स्थापना नहीं कर सकता। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि कोई भी संविधान खुद से न्याय के आदर्श स्वरूप को स्थापना नहीं कर सकता, बल्कि जनता के विश्वास के आधार पर ही वह तय कर सकता है कि बुनियादी न्याय को प्राप्त करने का ढांचा वो संविधान में उपलब्ध है कि नहीं। आप इस विचार का प्रयोग में लाएं। स्वयं अपने से प्रश्न पूछें कि समाज के कुछ बुनियादी नियमों में ऐसी कौन सी चीज़ें होनी चाहिए जिनसे सभी लोगों को उन्हें मानने का एक कारण मिल सके। कोई संविधान अपने सभी नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता की जितनी अधिक सुरक्षा करता है, उसकी सफलता की संभावना उतनी बढ़ जाती है। मोटे तौर पर कहें, क्या भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को एक न एक ऐसा कारण देता है जिससे उसकी समान रूपरेखा का समर्थन कर सके। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप इस प्रश्न का हाँ के उत्तर में देने की स्थिति में रहेंगे। अब पढ़ते हैं संस्थाओं के संतुलित रूपरेखा। संविधान को जनता ने नहीं, प्रायः एक छोटा समूह ही नष्ट कर देता है, क्योंकि वह अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहता है। ढंग से बनाए गए संविधान में शक्तियों को इस प्रकार बांट दिया जाता है जिससे कोई एक समूह संविधान को नष्ट ना कर सके। संविधान की रूपरेखा बनाने की एक कारगर विधि ये सुनिश्चित करना है किसी एक संस्था को सारी शक्तियों पर एकाधिकार ना हो। ऐसा करने के लिए शक्तियों को कई संस्थाओं में बांट दिया जाता है। यानी कोई भी संस्था के पास एकाधिकार की शक्तियां उसके पास ना मौजूद हो जाएं कि वह सारी संस्था को नष्ट कर दे। जैसे भारत में शक्तियों का बंटवारा कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका में स्वतंत्र रूप से किया गया है और स्वतंत्र एक निर्वाचन आयोग बनाया गया है जिससे शक्तियों को बराबर बंटवारा हो सके और और देश एक बराबरी के हिस्से से चल सके। संस्थाओं की रूपरेखा बनाने में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि उसमें बाध्यकारी मूल्य, नियम, प्रक्रियाओं के साथ अपनी कार्यप्रणाली में लचीलापन को संतुलित होना चाहिए, जिससे वो बदलती आवश्यकताओं और परिस्थितियों को अनुकूल अपने को ढाल सके। ज़्यादा कठोर संविधान परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाते हैं। दूसरी ओर यदि संविधान अधिक लचीला हो तो वह समाज को सुरक्षा पहचान न दे सकेगा। सफल संविधान प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में एक संतुलन रखते हैं।
आप भारतीय संविधान निर्माताओं की समझदारी को 9वें अध्याय में महसूस करेंगे, जिसमें भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज की संज्ञा दी गई है। अपने प्रावधानों में परिवर्तन की संभावना और एक हद तक ठोस रूप में संतुलन बैठाकर सुनिश्चित करता है कि वह दीर्घायु होगा, जनता का आदर प्राप्त करेगा। इस व्यवस्था से सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी वर्ग या समूह अपने बलबूते संविधान को नष्ट नहीं कर सकेगा। यानी संविधान को इतना कठोर भी मत बना दीजिए कि उसमें कोई परिवर्तन ना हो सके, और कोई इतना लचीला भी मत बना दीजिए कि उसमें आए दिन परिवर्तन होते रहे। इससे सामंजस्य नहीं स्थापित हो पाएगा, और सामंजस्य स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने बहुत ध्यान दिया, जिसको आप अगले अध्याय में देखेंगे भी भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में। इसीलिए संविधान को एक व्यवस्थित बनाने के लिए उसमें लचीलापन भी होना चाहिए और कुछ कठोरता भी होनी चाहिए। आप लोग इस चीज़ को सोचिएगा। 3 प्रश्न आप लोगों से हैं, जिसको आप लोग सोचिएगा। क्या जिन लोगों ने संविधान बनाया, यानी भारतीय संविधान जिन लोगों ने भी बनाया, क्या विश्वसनीय थे? इस प्रश्न का उत्तर इसी अध्याय में आगे मिलेगा। दूसरा, क्या संविधान ने सुनिश्चित किया था कि सूझबूझ के साथ शक्ति को इस प्रकार संगठित किया जाए कि किसी एक समूह के लिए संविधान नष्ट करना आसान ना हो? और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या संविधान सबको कुछ ऐसा कारण देता है कि संविधान का पालन करें? इस पुस्तक के अधिकतर हिस्से में इसी प्रश्न का उत्तर दिया गया है। क्या संविधान लोगों की आशाओं आकांक्षाओं का पिटारा है? संविधान द्वारा लोगों की निष्ठा प्राप्त करने की योग्यता काफ़ी कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि संविधान न्यायपूर्ण है या नहीं। भारतीय संविधान में न्याय की बुनियादी सिद्धांत क्या है, इस पुस्तक के अंतिम अध्याय में उत्तर देंगे। तो इस तरीके से सेकेंड एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होगा, और आप लोगों ने जो भी पढ़ा इसको रिवीजन कीजिएगा। इसके साथ हम अगले दिन भारत का संविधान कैसे बना, उसकी प्रक्रिया कैसे रही, कौन कौन संविधान सभा में थे, क्या पूरी प्रक्रिया प्रोसेस हुआ, इसको हम देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।